वो सब है, लेकिन लाइब्रेरी ही नहीं है। एक लड़की ने कहा मेरे 36 गुण तुमने मिला दिए, ब्राह्मण ने 36 गुण मिला दिए और तुमने कहा तेरी वाह वाह है, तेरी तो शादी बहुत चलेगी। बोले 6 महीने भी नहीं चली, इसको जेल करो। पढ़ी लिखी कौम को, 21st सेंचुरी की सोसाइटी को ये लोग लीड कर रहे हैं कि 36 गुण मिलाओ, पर हम ही तो जाते हैं, हम ही तो जाते हैं। फिर एक और मेरे साथी ने यही चीज़ बोली कि क्या हम जो बचपन से मंदिरों में जय करने की या किसी देवी देवताओं को रखने की हमें आदत पड़ गई, क्या हम एक रात में उसे डिटैच करके निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम समाज के हिस्सा थे। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो हमारे महानायक हुए हैं, जिनको हम श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, उनका साहित्य तो हम पढ़ते ही हैं और वो हमारे कर्तव्य में आता है। अगर हम उनकी जीवनी के बारे में हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और इस समाज को सही दिशा निर्देश देंगे, तो हमें अपने महानायकों के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इतना पढ़ चुके हम, और जब बेस हमने ऐसा बना दिया, इतना पढ़ चुके और हम इतना आगे निकल गए। एक छत्रपति साहू जी महाराज एक महानायक नहीं है, एक बहुत बड़ी संस्था और एक बहुत बड़ा सिस्टम है। उन्होंने राजा के तौर पे एक ऐसी सरकार चलाई, जैसे कि मेरे एक कलीग ने बताया कि शायद आज भारत सरकार किसी भी रिफॉर्म की अगर बात करें, वो हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, जिस भी स्कीम की हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चाहे वो कागज़ों में ही रह जाए, ना पहुंच पाए, उन किसी भी चीज़ की हम बात करते हो तो वो उस समय में मैं टाइम मैनेजमेंट की बहुत आदर करती हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं रिपीट करूँगी जो मेरे साथी ने बोल चुकी हैं। वो सभी चीज़ें आज भारत सरकार कर रही है, लेकिन किस तरीके से कर रही है? आज हमारी आबादी 130 करोड़ से ऊपर है, और उस समय एक लिमिटेड दायरे में उन्होंने वो सब सोच दिया जो एक सरकार भी नहीं सोच पाती है, और सोचने से पहले लागू भी कर दिया। तो लागू करने के वक्त आपको कितना प्रेशर होता है। सरकार में इतने लोग, इतना एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इतना सब होने के बावजूद भी हम एंड में क्या देखते हैं कि ये सब कर पाए, 30% टारगेट्स रह गए, 40% टारगेट्स रह गए। तो जो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, उस रिफॉर्म्स के लिए एक इतनी बड़ी सरकार स्ट्रक्चर तैयार करके भी उसे मॉनिटर करके और रिजल्ट नहीं दे पाती, तो एक महाराज के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में वो सब देखा जो उस वक्त दर्दनाक था, इसीलिए वो हमारे महानायक बने। लेकिन क्या आज आपको लगता है कि वो दर्दनाक सिचुएशन बहुत बदल गई है? नहीं, कुछ एक नई शेप ले गई है। वो कहते थे 20 डॉक्टर हों मेरे पास, 20 प्रोफेसर हों, 20 वकील हों, तो मैं एक समाज को एक नई दिशा दे दूंगा। आज तो मैं देखती हूँ कि हमारे पत्थर उठाओ इंजीनियर निकलते हैं, इतने डॉक्टर्स निकलते हैं, इतने ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं। अभी जहाँ से मैं आ रही थी, वहाँ पे सिविल सर्विसेज में जो लास्ट ईयर बच्चे निकल गए हैं, अपनी कम्युनिटी के निकल गए, उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा था, और जो प्रीलिम्स कर गए उनको सम्मानित किया जा रहा था। मैं देख रही थी कि भर भर के हमारे ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी कमिटमेंट रही है कि वो रिफॉर्म्स को पढ़ के अपने आचरण में, या हम कहते हैं ना, आचरण में ला पाए और समाज के समक्ष पेश कर पा रही हैं। मैं अगर छेड़ूंगी तो बहुत सारे सब्जेक्ट छेड़ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर कुलदीप का ये कहना कि हम हेल्थ पे ज़्यादा बात करें, तो हेल्थ, जब मैं डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन थी, उससे पहले मैं आईटी सेक्टर से आई थी। तो टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, आईटी एक ऐसा सेक्टर था कि मुझे लगता था कि हर चीज़ डिजिटल हो जानी चाहिए। जब हम कैलिफोर्निया, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, कनाडा जब हम ट्रैवल करते थे, तो मैं देखती थी वो सब चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ, हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती। पर वो जो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती थी, वो मैं ये सोचती थी कि देश में क्यों नहीं हो सकती। पर जब मैं अपनी गांव की ही पीढ़ी पे जाती थी एक और, कि अरे ये तो बेचारे फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इनको तो डिजिटल वर्ल्ड में ये भी नहीं पता कि वो फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करना है।
इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, क्या उसकी वो स्पीड है, वो डाउनलोड करके क्या लिंक डॉक्यूमेंट्स भेज पाते हैं, नहीं। तो ये चैलेंज दूसरी तरह के चैलेंज हो गए। कास्ट रिडन हमारे गांव हैं, एजुकेशन में सारे कंस्ट्रेंट्स है, हेल्थ में सारे कंस्ट्रेंट्स है, मेन वेमेन इक्वल नहीं, ये सारे चलते हुए कंस्ट्रेंट। फिर एक दूसरे कंस्ट्रेंट जो मुझे दिखाई दिए कि डिजिटल वर्ल्ड में हम लाके बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड और हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करके क्या हम ये न्याय दे पाते हैं कि वो नीचे तक पहुँच जाए। एक गांव में मैंने ये देखा कि क्या नहीं है, शराब का ठेका भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, राशन की दुकान है, जो आप सोचोगे वो सब है, लेकिन लाइब्रेरी ही नहीं है। जो बच्चे अगर फॉर्म भरना चाहें कि अगर पहली बात तो वैकेंसी रही ही नहीं है, आप सब लोग मान लो कि ना के बराबर है, अगर फिर भी कोई वैकेंसी निकलती है और वो अप्लाई करना चाहते हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, तो कैसे करेंगे। डिजिटल वर्ल्ड में उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। 10 बजे 11 बजे रात को वेट करते हैं, कहते हैं इस वक्त शायद सिग्नल हो, नहीं तो मोटर बाइक और साइकिल लेके वो दूसरे ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें मिल पाए। तो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम गए। अगर आज बाबा साहब होते तो आज हमें शायद ये लड़ाई नहीं लड़नी होती कि हमें इनके कुएं से पानी लाना है या इसने मुझे जाति सूचक कुछ वर्ड कह दिया। वो तो आज हम हैं ना, कानून बना गए वो कि हम अस्पृश्यता के अगेंस्ट में हम अपना केस दर्ज करा सकते हैं, किसी भी स्कूल में हम जाके बराबरी से एडमिशन करके बैठ सकते हैं। बट जो मानसिक तौर से कि क्या ये लोग उसी सोच से हमें एक्सेप्ट करेंगे। मैं संस्कृत स्कूल में देखती हूँ, कितने स्कूल्स में, कितने सोसाइटीज़ में आपने कंस्ट्रक्शन की EWS को दे दिया, वो EWS बेच के कोई दूसरा आदमी आ गया, वहाँ देखें सब ब्राह्मण बनिया सब लोग वहाँ रह रहे हैं। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो उनका सेक्शन अलग कर दिया। हमने कहा ये सेक्शन अलग क्यों किया इन बच्चों का। उसने कहा ये तो IAS के बच्चे हैं, ये डॉक्टर्स के बच्चे हैं, ये इंजीनियर्स के बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनके मेड्स के बच्चे हैं। अरे इनके मेड्स के बच्चों ने अगर कम्पीट किया है तो वो मेरे ही जैसे हैं ना, हाथ पैर शरीर दिमाग सोच सब कुछ एक जैसी है, तो उनको तो उसी क्लास में डालना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि हमारे पास काउंसलर हैं, काउंसलर के ऊपर साइकेट्रिस्ट हैं। ये बच्चे इनकी जब काउंसलिंग करते हैं तो देखते हैं कि इनके घर की बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड से उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा सकता। हमने कहा इनका मार्क्स स्ट्रक्चर, तो उसने कहा कि मार्क्स में तो अच्छा करते हैं सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट और भी सब चीज़ें होती हैं। तो अगर अलग सेक्शन बना दिया किसी बड़े स्कूल में और रिजर्वेशन दे दी तो क्या मेन स्ट्रीमिंग हो गई क्या। मेन स्ट्रीम होते हैं कि किसी का हाव भाव शक्ल सूरत कुछ भी हो सकती है, पर वो वैसा ही सोचता है जैसा कोई और सोच सकता है। एक रोहतक का एग्जाम्पल मुझे मिला आज ही, मतलब पहले से चल रहा था बहुत दिनों से, कि एक लड़की ने कहा मेरे 36 गुण तुमने मिला दिए, ब्राह्मण ने 36 गुण मिला दिए और तुमने कहा तेरी वाह है, तेरी तो शादी बहुत चलेगी। बोले 6 महीने भी नहीं चली, इसको जेल करो। तो जो मेरे साथी ने कहा कि उन्होंने तो ये सब बैन कर दिया साहू जी महाराज ने, तो कि अगर ब्राह्मण इस तरीके से करेंगे, पर ये तो पढ़ी लिखी कौम को 21st सेंचुरी की सोसाइटी को ये लोग लीड कर रहे हैं कि 36 गुण मिलाओ, पर हम ही तो जाते हैं। एक और मेरे साथी ने यही चीज़ बोली कि क्या हम जो बचपन से मंदिरों में जय करने की या किसी देवी देवताओं को रखने की हमें आदत पड़ गई, क्या हम एक रात में उसे डिटैच करके निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम समाज के हिस्सा थे। तो हम उन चीज़ों को अपने ज्ञान से समझ सकें और किस चीज़ को हमें रेडिक्यूल करना और किसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलें। मैंने हेल्थ विभाग में जो डिजिटल वर्ल्ड देखा, ये देखा कि जच्चा बच्चा आ रही है उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वो ये कहता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जाओ, तूने एंटीनेटल केयर यहाँ से लिए है, पोस्ट नेटल केयर के लिए तू वहाँ जाएगी, डिलीवरी कहीं कराएगी। एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक बच्चे ने, अगर वो बिहार से निकला है, उसने वहाँ वैक्सीन लिया है, आपने 100% वैक्सीन किया और वो माइग्रेट होकर लेबर गुजरात गया है, वलसाड डांग में है, तो वहाँ से भी लिफ्ट कर लो। आजकल तो मोबाइल है ना, तो डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करो और वहीं पे जाके वैक्सीन कर दो और डाटा पूर्ण कर दो। जब डाटा डालने लगे तो 40 साल में हम 30% भी आगे नहीं बढ़ पाए। वैक्सीनेशन विच इज़ फ्री, हम सब टैक्स पे करते हैं यहाँ पे, और वैक्सीन कराने के लिए जो चीज़ फ्री है
और मैं अनलिमिटेड पैसा देती हूँ कि 100% वैक्सीन करा दो, फिर भी नहीं करा पाते। अभी मैं मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा ये ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि यहाँ क्यों नहीं 100% वैक्सीन होता। तो आप सब लोग रिस्पेक्टफुली देखना, क्योंकि हमारे देश की सोसाइटी जो है वो धर्म में, जाति में, ऊंच नीच में इतनी बटी हुई है कि एक बार में आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो आप लगा दें और सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि इस तहसील में और इस डिस्ट्रिक्ट में 100% वैक्सीन क्यों नहीं हो रहा। उसने कहा यहाँ तो 50-50 मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन है। तो मैंने पूछा कि आज के टाइम में भी हिंदू मुस्लिम, क्या वैक्सीन तो वैक्सीन है, बच्चा मरेगा, वो इंद्रधनुष में तुम्हारे 7 इंजेक्शन लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, घर में आके लगा रहे हैं, फ्री बुला रहे हैं, क्यों फिर भी क्यों नहीं लगाते। उसने कहा मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी है, उनके अपने थॉट्स हैं कि शायद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं एक रात वहाँ रुकी। अगले दिन मैंने कहा यहाँ आप रिलीजियस लीडर्स को नहीं बुला सकते। बोले बुला सकते हैं। मैंने कहा इनकी मीटिंग करो। बोला हमने मीटिंग भी कर ली, लेकिन वो कह रहे हैं जी देखो जिसके बच्चे हैं उनको बुलाना पड़ेगा, वो तैयार होंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। अब जब रिलीजियस लीडर्स तैयार हो गए कि बच्चे को इंजेक्शन लगाना, तो लगाना चाहिए ना। एक हर पॉलिसी की नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसको जिसे नेगेटिव लोग कहते हैं वो पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है। डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास डाटा है कि कौन किस बच्चे के कौन माता पिता हैं। हमने ये कहा कि तुम ये पूछो कि ये जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगे ये आइडेंटिफाइड है। उसने कहा हाँ। आप इनके बेनिफिट्स देखो। उसके जो दूसरे बच्चे हैं उन बच्चों के बेनिफिट स्कूल से बस्ता ले रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। फादर जो है मनरेगा से बेनिफिट्स ले रहा है, मदर मनरेगा से बेनिफिट्स ले रही है, सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं और वो डिजिटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो हमने कहा अब क्या 15 दिन के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये तुम्हें बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इस बेनिफिट्स के साथ हम वैक्सीन भी लिंक कर देते हैं। और मदर्स जो डेथ हो रही हैं 500 मरती थी, 130 पे तो आई ना। तो ये तो मॉडल सक्सेसफुल है कि अगर आप टाइमली प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर दोगे और वैक्सीन करोगे तो हमारा IMR और MMR घट सकता है, और घटा भी है। अगर आप ये देखोगे 2000 से लेके आज तक का कहाँ 500 माताएं मरती थी 1 लाख पे, अब तो 130, 122, 113 आ गई हैं। 113 से भी और कम हो सकती हैं। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ डेथ ही नहीं हो रही है, केरला, कर्नाटक और। तो जो इसको कहते हैं जब केरला में नहीं हो रही थी कि ये सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। हम दूसरे देश से लाने के मॉडल की क्या ज़रूरत है जब हमारे खुद के देश में ऐसे स्टेट्स और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हम सक्सेसफुल मॉडल लेके अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो डिजिटली इंटायर डाटा वाज अवेलेबल। उस डाटा में प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल सारा स्ट्रक्चर था। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट से, थॉट प्रोसेस से किया नहीं, थॉट प्रोसेस से कि आप ये सारे सरकार के बेनिफिट्स ले रहे हो। मैं फिर सरकार को ना कह के सामाजिक कहूँगी कि ये सब बेनिफिट्स ले रहे हो, तो क्या इन बेनिफिट्स के बदले में तुम्हारी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, ड्यूटीज़, वो भी तुम्हारे ही बच्चे के लिए हैं। सो डिजिटली सब ने, उनका ये कहना था कि 15 दिन के लिए उन्होंने बंद करने की कोशिश की, तो सब लोगों ने अपने बच्चे ला के ऐसे ऑफ़र किए कि आप वैक्सीन कर दो, वैक्सीन कर दो, वैक्सीन कर दो। क्वारंटीन सेंटर कि ये हिंदू एरिया में है तो यहाँ पे मुस्लिम पेशेंट्स नहीं आएंगे, ये मुस्लिम एरिया में तो यहाँ हिंदू पेशेंट्स नहीं आएंगे। कोरोना अबव हिंदू मुस्लिम कास्ट था। तो डिजिटल वर्ल्ड ने ट्रांसपेरेंसी से, अगर हमारे पास मनरेगा इसका रिकॉर्ड नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे कि इसने बच्चे ने वैक्सीन कराया और इसने नहीं कराया और नहीं कराया तो हम इसे कैसे कर सकते। सो एंटायर डाटा डिजिटल किया। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आज की डेट में हम ये माने कि 1% ऑफ GDP हम सिर्फ हेल्थ पे खर्च करते हैं, और वो 1% कितना है, 100 लाख करोड़। बट 100 लाख करोड़ पे कभी आपने ये देखा कि हम कहाँ खड़े हैं? कहीं भी नहीं खड़े हैं। हम 66,000 करोड़ अगर सेंट्रली एलोकेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना ग्राउंड रियलिटीज़ में जा पाता है। तो उस ज़माने के और इस ज़माने के चैलेंजेस में इतना फ़र्क है कि माइंडसेट एकदम अलग है। और अगर आप देखोगे तो
पब्लिक सेक्टर में कौन जाता है? हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कौन जाता है? महिलाएं, दलित, ट्राइबल, बाकी तो हेल्थ इंश्योरेंस सारा आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस हायर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट के लिए आयुष्मान भारत, और जो बीच में बचे हैं वो सारे लोग पब्लिक सेक्टर के जा रहे हैं। कोविड में आपने देख ही लिया कि हेल्थ सिस्टम ने कितना बड़ा चैलेंज दिखाया। कुछ पॉजिटिव भी हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ, और जो नेगेटिव हुआ, आज हम कुछ बच्चों को सिविल सर्विसेज कैंप में ले रहे थे, दे लॉस्ट देयर मदर फादर बोथ, मतलब माता पिता नहीं रहे, अब उनके पास कोई साधन भी नहीं है। आप समझ सकते हो दलितों में कि क्या करते होंगे, मनरेगा में काम करते होंगे या अगर क्लैरिकल जॉब में होंगे तो उनके पास कुछ नहीं था। अब वो बच्चे, हम लोगों ने जिस वक्त उन्हें उठाया 3rd 12th में, वो लोग क्या कर रहे थे, मिरेंडा हाउस में, LSR में, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में वो गए हैं और वहाँ से एजुकेशन लेके वो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। ये बाबा साहब की और साहू महाराज की ये देन है कि आज हम यहाँ खड़े हैं जो एजुकेशन ले पाए। कोई भी रिफॉर्म एक दिन में नहीं हो जाता, सिर्फ सोच से नहीं हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से नहीं हो जाता, किताबें लिख देने से भी नहीं हो जाता है। वो जो कौम है ना, उस कौम को दिन रात, स्लीपलेस नाइट्स, दिन रात उनके उद्देश्यों के लिए, उनके विज़न के लिए रातें बितानी पड़ती हैं, सोचते रहना पड़ता है। आज बाबा साहब होते तो ये थोड़ी कहते कि तुम इस कुएं से पानी भर लो, इस जोड़ में घुस जाओ, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लो। नहीं, वो आज 21st सेंचुरी की सोचते। 21st सेंचुरी में क्या चैलेंजेस है, हमारे बच्चे जो हैं कैसे पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, कैसे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, हेल्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, रूरल डेवलपमेंट क्या है, अर्बन डेवलपमेंट क्या, सेक्टर्स क्या हैं, और माइंड सेट्स क्या हैं। हम तो एक इंडिविजुअली चैलेंज अगर करेगा सिस्टम को तो कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी सोसाइटी एज ए होल अगर सेम प्रोसेस में सोचेगी और सेम प्रोसेस में रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ेगी तो बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स आ सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।